भारतीय राजनीति में आजकल एक विषय बहुत चर्चा में बना हुआ है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र होने पर, और ये 75 साल की उम्र उनकी इसी साल सितंबर में यानी अगले 2 माह में होने जा रही है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी का तारणहार कौन होगा? इसको लेकर के लगातार चर्चा जारी है। ये चर्चा इसलिए और गर्म हो जाती है क्योंकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में ये बयान दे करके सनसनी फैला दी, भारत की सियासत में हड़कंप मचा दिया, जब मोहन भागवत ने कहा कि जब 75 साल की उम्र हो जाती है तो व्यक्ति को सारे अपनी जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं वो छोड़ छाड़ करके बैठ जाना चाहिए, युवाओं को, अगली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। पिछले सप्ताह जब मोहन भागवत ने ये बयान दिया तो बीजेपी में हड़कंप मच गया। लगातार इस बात की चर्चा होने लगी, क्या पीएम मोदी सितंबर में जब 75 साल के हो जाएंगे तो कुर्सी छोड़ देंगे, और अगर कुर्सी छोड़ते हैं तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? बीजेपी का तारणहार अगला कौन होगा? हालांकि अमित शाह जो कि बीजेपी में फिलहाल कई सालों से नंबर 2 की भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, वो कई बार कह चुके हैं और भी नेता कह चुके हैं कि 2029 का लोकसभा चुनाव भी मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। हालांकि इस बात की उम्मीद जो राजनीति के जानकार है उनको कम ही लगती है, क्योंकि बीजेपी ने एक प्रकार से अघोषित एक संवैधानिक व्यवस्था कर रखी है पार्टी में कि जब 75 साल की उम्र हो जाती है तो उनको मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी ये सक्रिय राजनीति में थे, स्वस्थ थे, लोकप्रियता पर्याप्त थी, जमीन के नेता है, लगातार जनसंपर्क भी कर रहे थे। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने इन तीनों नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शामिल करके एक प्रकार से अघोषित रूप से ये व्यवस्था कर दी कि जब 75 पार हो जाती उम्र तो लोगों को, फिर युवाओं को मौका देना चाहिए और लोगों को मौका देना चाहिए। राजनीति बहुत कर ली है, अब घर बैठो, अब बीजेपी को मार्गदर्शन दो, बीजेपी को ऐसे वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की जरूरत होती है। अब आजकल लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और भी कुछ नेता हैं, इनसे कौन लेता है मार्गदर्शन, घरों पे कौन जाता है, ये हर कोई जानता है। इसलिए इस बात की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, आरएसएस और बीजेपी किसका नाम आगे बढ़ाएगी। हालांकि कई नाम सामने आ रहे हैं, जैसे बीजेपी की जो फिलहाल सत्तारूढ़ बीजेपी है, पीएम मोदी और अमित शाह की जो लॉबी है, उनकी तरफ से ये क्लियर अघोषित रूप से कहा जा चुका है और ये साबित कर चुका है कि अमित शाह ही पीएम मोदी के उत्तराधिकारी है, अमित शाह ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जब कुर्सी छोड़ेंगे तो अमित शाह ही उनकी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन आरएसएस लगता नहीं है कि अमित शाह के नाम पर सहमत होगा, क्योंकि अमित शाह भले ही पार्टी संगठन बहुत अच्छी तरह चलाते हो, चाणक्य कहे जाते हैं, राजनीति सियासत बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जहां तक जनाधार की बात है, भीड़ खेचू नेता की बात है, प्रभाव की बात है, वो मोदी के सामने अमित शाह कहीं नहीं टिकते। और अमित शाह अपने दम पर देश में बहुमत लायक सीटें नहीं ला सकते हैं, इस बात को हर कोई जानता है। फिर भी जिस प्रकार माहौल बना हुआ है तो दावा यही किया जा रहा है कि अमित शाह ही मोदी की जगह लेंगे। लेकिन आरएसएस 1% भी तैयार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगता है। इधर ये भी चर्चा चलती रहती है कि पीएम मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, क्योंकि योगी का रुतबा, योगी का जनाधार, योगी की भाषण शैली की कला, योगी के काम करने का तरीका बीजेपी को आगे भी सत्ता में ला सकता है।
उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी लगातार असफल हो रही थी, योगी के दम पर ही दूसरी बार सरकार बनाने में सफल हुई है और उत्तर प्रदेश में योगी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। आरएसएस का भी योगी को पूरा समर्थन है, लेकिन पीएम मोदी वो अमित शाह की लॉबी की चलेगी तो लगता नहीं कि योगी को मौका मिल पाएगा, क्योंकि अमित शाह और पीएम मोदी योगी को पीएम की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है, सब जानते हैं कि योगी के काम करने का तरीका अलग है। योगी किसी को झुकते नहीं है, किसी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। उनके अलग सिद्धांत हैं, सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। लेकिन आरएसएस की पहली चॉइस योगी आदित्यनाथ ही है। दूसरा नाम आता है महाराष्ट्र के नेता, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। आरएसएस में इनकी जड़ें बहुत गहरी है और ये नितिन गडकरी पूरे देश में पॉपुलर भी है। इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जिस मंत्रालय को ये संभालते हैं, 10 साल से इन्होंने हाईवे के जाल बिछा रखे हैं। यदि कोई केंद्रीय मंत्री, यदि टेस्ट में अगर किसी के नंबर सबसे ज़्यादा आएंगे तो वो नितिन गडकरी है। उनके काम करने का तरीका, उनके विपक्षी सांसद हैं वो भी तारीफ करते हैं, लेकिन गडकरी के सामने सबसे बड़ी बाधा अमित शाह की लॉबी है। अमित शाह की लॉबी कभी नहीं चाहेगी कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने और ना ही पीएम मोदी चाहेंगे कि गडकरी पीएम बने। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी नितिन गडकरी को नागपुर से लोकसभा सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलने वाली थी। वो तो महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत बहुत पतली दिख रही थी, इसलिए मजबूर होकर के और फिर आरएसएस का दबाव ऊपर से, इसलिए नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया। और ये भी तय मान के चलिए, यदि बीजेपी को बहुमत मिल जाता, 272 सीटों से ज़्यादा मिल जाती, तो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनने वाले थे। नितिन गडकरी ही क्यों, राजनाथ सिंह भी केंद्रीय मंत्री नहीं बनने वाले थे, और राजनाथ सिंह ही क्यों, शिवराज सिंह चौहान भी केंद्र में मंत्री बनने वाले नहीं थी। यानी जितने अंतरिम रूप से जिनसे खतरा है पीएम मोदी को और अमित शाह की लॉबी को, वो सारे नेता दरकिनार किए जाने थे। लेकिन बीजेपी की सीटें 240 के आसपास ही सिमट के रह गई। जब बहुमत नहीं मिला तो मजबूरी में नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को और शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा। चर्चा तो ये भी हो रही थी कि यदि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी नहीं रहेंगे, वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अमित शाह ने ये पूरी गांठ बांध ली थी कि योगी सीएम नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा तो केशव प्रसाद मौर्य बनेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत न आने पर पीएम मोदी और अमित शाह समझौता करने पर राजी हो गए। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सितंबर में जब पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे, उस समय भी अगर वो पीएम की कुर्सी पर बने रहते हैं तो फिर ये तय मान के चलिए कि अगला चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि मोदी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अभी बहुत फिट हैं। युवाओं को भी फेल करते हैं। उनके चलने का तरीका, उनकी बातचीत करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका अच्छे फिटनेस वालों को भी फेल कर दे। लेकिन देखना ये भी होगा कि आरएसएस कितना समझौता करता है। क्या पीएम मोदी को आरएसएस 75 के बाद भी सहन करेगा? ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, देखते रहिए, 2-2.5 महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा।